फिजियोथेरेपी ही आपने क्यों चुना या फिजियोथेरेपी ने आपको चुना? रोज़मर्रा की बात करें तो 10 में से 8 पेशेंट्स जो हैं वो इसी से ग्रसित होते हैं, लो बैक पेन, नेक पेन, जोड़ों को। आप एक बार हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी एक सरल भाषा में बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिजियोथेरेपी किसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं यार ये तो मालिश की तरह कहते हैं कि लोग या तो आप पहलवान के पास चले जाओ, वो भी यही काम करता है। फिजियोथेरेपी को अगर लें तो वूम टू टूम, जन्म से मृत्यु तक हम फिजियोथेरेपी यूज़ होती है। अगर किसी इंसान को अपना बॉडी चेकअप कराना हो, पोस्चर चेकअप कराना हो, तो उसको मिनिमम कितने टाइम में करा लेना चाहिए? नेक पूरा झुकाते हैं तो 20 केजी का जो वजन है वो हमारी मसल्स पे पड़ता है, नेक मसल्स पे। 20 केजी 20 किलो का वजन जो छोटी छोटी हमारी जो नेक की मसल्स हैं उन पे पड़ता है। स्लिप डिस्क होता क्या है, जो कहते हैं मन के आपके दब गए, डिस्क बाहर आ गई, तो उसमें होता क्या है, ये हमारे मन के होते हैं, इसके बीच में एक जो डिस्क होती है जेली की तरह, आटे की लेवी की तरह होती है। अब जब हम ज़्यादा बैठेंगे तो ये मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां जो टाइट होंगी तो ये मन को आज की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भारत का पूरा युवा है उसको हम भारत की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, मगर युवा बोलता है कि मेरे कमर में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है। ये कोर्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि हम पेशेंट से बहुत ही क्लोज रह सकते हैं और पेशेंट की और उनकी पूरा केयर कर। फीलिंग आती है कि आपको सांस जो है मुंह से लेनी चाहिए या नाक से सांस लेनी चाहिए। देखिए सर, एक बात है, जो जिस चीज़ का जो फंक्शन है वही उसको ठीक करता है। सभी को नमस्कार और बड़ों को चंड वंदनम। आज आप सभी आए हैं शुद्ध टॉक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक में। मैं मजाक कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोथेरेपी और जो हमारे गेस्ट हैं वो फिजियोथेरेपी के माहिर विशेषज्ञ हैं। मैं आपको बताना चाहूं और मिलवाना चाहूं डॉक्टर पुनीत सिंह जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है इंडियन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के, और साथ ही साथ ये नालागढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हैं। इनका बसंती बाग में अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आप सब दर्शक अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की मदद से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का, जो मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका आने के लिए, समय देने के लिए। आपको हमारा छोटा सा सेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अगर मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछूं कि फिजियोथेरेपी ही आपने क्यों चुना या फिजियोथेरेपी ने आपको चुना? ये कोर्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि हम पेशेंट से बहुत ही क्लोज रह सकते हैं और पेशेंट की पूरी सेवा कर सकते हैं, और बाय मींस ऑफ एक्सरसाइजेज और उनकी पूरा केयर करके। तो ओल्ड एज में ये चाहिए होता है, तो बाद में धीरे धीरे हमें पता लगा कि इसमें तो बहुत सारा स्कोप है और मास्टर्स भी है और पीएचडी तक होती है। तो मुझे अच्छा लगा, ये न्यू कोर्स था उस समय, तो आने वाले टाइम में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था। आप एक बार हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी एक सरल भाषा में बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिजियोथेरेपी किसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं यार ये तो मालिश की तरह कहते हैं कि लोग या तो आप पहलवान के पास चले जाओ, वो भी यही काम करता है। तो इसमें आप बताओ कि प्रोफेशनली कैसा है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन अगर सरल भाषा में समझें तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करके अपने पेशेंट के डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी, डिसफंक्शन और अपना इसका पोस्चर रिलेटेड इशू को ठीक कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है बाय मींस ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। मैनिपुलेशन हम इसमें करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, और इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, हीटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इसके लिए हम ये सारा यूज करते हैं पेशेंट्स के क्योर के लिए। आज की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भारत का पूरा युवा है, हाँ जी, उसको हम भारत की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, मगर युवा बोलता है कि मेरे कमर में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है। तो उसका उपाय कैसे होता है फिजियोथेरेपी में? कि सर इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा डिजिटलाइजेशन है। जो युवा है वो डिजिटल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें ही उस चीज को बढ़ावा देती हैं। हमारे पोस्चर रिलेटेड सारी बीमारियां तभी क्रिएट होती हैं अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करें।
कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी भी होती है, कुछ हमारा पोस्चर रिलेटेड भी होता है। हम अगर बद्दी की बात करें तो बद्दी क्षेत्र में डेली आपके पास कितने ऐसे रोगी लोग आते हैं कि बोलते हैं कि मेरे कमर में और पीठ में दर्द है, सिर्फ इन्हीं दो कारणों की वजह से? अगर रोजमर्रा की बात करें तो 10 में से 8 पेशेंट्स जो हैं वो इसी से ग्रसित होते हैं। लो बैक पेन, नेक पेन जो कॉमन इशू है वो रहता ही रहता है, चाहे आप किसी घर में भी देखें, ये दो चीजें तो नॉर्मल ही हैं। अगर किसी इंसान को अपना बॉडी चेकअप कराना हो, पोस्चर चेकअप कराना हो, तो उसको मिनिमम कितने टाइम में करा लेना चाहिए? वैसे तो रेगुलर आफ्टर 3 मंथ्स में उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। कुछ एमएनसीज होती हैं जिनके एक प्रोटोकॉल होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को पूरी तरह से फिजिकल चेकअप करते हैं। इससे हमारा जो पोस्चर रिलेटेड इश्यूज हैं वो पहले ही पता चल जाते हैं बीमारी से, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब तक लेट हो चुके होते हैं, उनकी स्पाइन की कंडीशन खराब हो चुकी होती है और तब कुछ नहीं हो सकता रिवर्स में। अभी डॉक्टर साहब, अभी हमारे क्लिनिक में आप किस किस प्रकार की सेवाएं देते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी को अगर लें तो वूम टू टूम, जन्म से मृत्यु तक हम फिजियोथेरेपी यूज होती है। अच्छा। हाँ जी। मैं रील्स काफी देखता हूँ, हाँ। जैसे सारे लोग देखते ही हैं रील्स आजकल, तो उसमें मैं देखता हूँ कि अगर आप सुबह उठकर नंगे पांव चलें तो वो फायदेमंद रहता है। तो आप हमें बताइए कि वो कितना फायदेमंद है, कि नंगे पांव हमें घास पे चलना चाहिए या हम नॉर्मल भी चल सकते हैं? यस, नंगे पाँव चलना तो बेहतर होता है। उसके लिए हमें पहले देखना होता है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, अच्छा। पेशेंट को कोई इंजरी तो नहीं है फुट में, और उसको जैसे कि प्लांटर fasciitis होता है, कैल्केनियस स्पर्स होता है जो हील की हड्डी बढ़ जाती है। अगर पेशेंट को वो है, अगर हम उसको फिर बोल दें कि आप नंगे पाँव चलें, तो उनकी जो कंडीशन है वो और वर्स हो सकती है। वैसे जो साइंटिफिक जो इसकी रिसर्च हुई है, नंगे पाँव चलने से हमारा कॉग्निटिव जो ब्रेन में कॉग्निटिव फंक्शन है वो इंक्रीज होता है, अच्छा। और प्रोप्रियोसेप्शन हमारी इंक्रीज होती है, और कोऑर्डिनेशन हमारी इंक्रीज होती है। तो नंगे पाँव चलना इज अ गुड थिंग। मेरे को, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे को सांस की बहुत दिक्कत होती है, तो फिजियोथेरेपी क्या ये भी बताते हैं कि आपको सांस जो है वो मुंह से लेनी चाहिए या नाक से सांस लेनी चाहिए? देखिए सर, एक बात है, जो जिस चीज का जो फंक्शन है वही उसको ठीक करता है। अच्छा। अब नोज का जो फंक्शन है वो है स्मेल और ह्यूमिडिफाई करना एयर को, और उसको जो फिल्ट्रेशन करना। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो हमें नहीं पता हम कौन सी टॉक्सिक गैसेस अंदर ले रहे हैं, अच्छा। तो इसलिए नोज से बेहतर होगा सांस लेना। मगर आपने देखा होगा कोरोना जो काल था उसमें प्रोनिंग एक पोजीशन थी जिसमें O2 लेवल्स कम हो रहे थे। O2 लेवल्स को हमने इंक्रीज करने के लिए फिजियोथेरेपी ही थी जिसने प्रोनिंग, उल्टा लेट कर मुंह से सांस लो, O2 लेवल्स तक को हमने अपना सैचुरेशन पॉइंट पे ला दिया था। वो एक फिजियोथेरेपी थी। और कोरोना कॉल में पोस्टल ड्रेनेज हमने बहुत दी। आईसीयू में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको बेहतर नॉलेज होती है कि हमने जो लंग्स में हमारे सिक्रीशंस ऐड ऑन हो गए हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। हर एक चीज का बॉडी में हर एक का यूज अलग अलग होता है। एक हमारे दर्शक है नीरज, उनका सवाल आया है कि मैं डेली अपनी पीठ के लिए एक्सरसाइज करता हूँ मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या पीठ की दर्द सिर्फ एक्सरसाइज से मिटाई जा सकती है? हाँ जी, इसके लिए प्रॉपर उसका जो डायग्नोसिस है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरा होना चाहिए। उसकी स्पाइन में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उसमें जो डिस्क प्रोलैप्स हो, तो अच्छा। कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। तो पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ये नहीं कि यूट्यूब से आपने देखा और एक्सरसाइज में लग गए। हर एक का जो पेशेंट है, हर एक का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है, एक्सरसाइज रेजिमेन अलग अलग होता है। तो नीरज भाई, एक्सन फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाना बसंती बाग में, आपको पूरी डिटेल में आपकी बीमारी की चीज ठीक होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल पर, तो बोलते हैं कि हैमस्ट्रिंग और जो कंधे हैं उनको अकड़न से राहत पाने के लिए कोई घरेलू उपाय, वो वैसे भी दर्शक के अलावा हमारे सभी दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं कि जो हमारे हैमस्ट्रिंग है और कंधे हैं उनकी अकड़न को लेके घरेलू उपाय जो आप बता सके?
देखिए, जो हैमस्ट्रिंग और कंधा ही नहीं, हमारा पूरा जो शरीर है, सभी मसल्स हैं, सभी जॉइंट्स हैं, उसके लिए आप एक मॉइस्ट हीट पैक आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट ड्राई हीट। जो अच्छा। ड्राई हीट है, वो हमारे स्किन पे रखी जाती है, उसमें कुछ ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होता है। मॉइस्ट हीट क्या करती है, हमारे नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती है और हमें क्विक रिलीफ़ मिल जाता है। इसलिए जो मॉइस्ट हीट है, इज़ फार बेटर देन ड्राई हीट। तो वो आप घरेलू नुस्खा करें, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका नुकसान यही होगा कि हमने ज़्यादा उसको कर दिया तो रेडनेस हो सकती है, बर्न हो सकता है, ये भी किसी की सुपरविज़न में आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरे किराएदार हैं, बाथरूम से स्लिप हो गए, तो उनको साथ वाली पड़ोसी आंटी ने बोला कि आप नीचे पहलवान है बद्दी में, उनके पास जाओ। तो उन्होंने मालिश की, तो उसको चमत्कारी मालिश का नाम दे दिया। तो फिजियोथेरेपी में और मालिश या चमत्कारी मालिश हम बोले, तो इसमें क्या अंतर है कि उससे भी ठीक किया जा सकता है, या वो उनको भी इस चीज की नॉलेज है कि कौन सी नर्व से कौन सी इलाज बीमारी ठीक होगी? यस, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। मैं 2-3 पॉइंट से इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँगा अलग-अलग से। तो पहला होता है जो ये क्वैक्स होते हैं, फर्स्ट थिंग वो क्वालिफाइड नहीं है और दूसरी तरफ फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वेल क्वालिफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने कोई एनाटॉमी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा और जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की बात है, उसने पूरा इंसानी शरीर पढ़ा है। 207 हड्डियाँ, 639 मसल्स, मांसपेशियाँ, उनका एक्शन, वो कहाँ से निकल रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं, कौन-सी उसकी नर्व सप्लाई है और उसके जो ऑपोजिट मसल है, जो उसके विपरीत मसल है, अब जब हम एक मसल में काम कर रहे हैं, तो दूसरी मसल्स भी तो काम करेंगी, उसको रोकेंगी। तो वो सारा जो उन्होंने पढ़ा है, फिजियोथेरेपिस्ट ने पढ़ा है। और तीसरा पॉइंट्स ये है कि वो सिर्फ एक रिलैक्सेशन के लिए। हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट का प्रोसेस है, वो प्योरली थेरेप्यूटिक होता है, कंप्लीट रिलीफ। कंप्लीट रिलीफ होता है और एविडेंस बेस्ड है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक सर्जरी होती है मैसेक्टमी, ब्रेस्ट रिमूवल की सर्जरी। सर्जन ने अपना काम कर दिया, जो अपर लिम्ब है, जो उसका हाथ है, वो सुन्न हो गया पेशेंट का, ठीक। उसमें कोई मेडिसिन नहीं, वो वहाँ क्या काम करेगी, वहाँ फिजियोथेरेपी काम करेगी। उसको लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जो उसका हाथ सूजा है, जो उसका स्वेलिंग है, वो सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू उसके बॉडी में रेगुलेट करना, यही फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो मैं अपने किराएदार को बताना चाहूंगा कि आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही इलाज कराए। अगर आपको थोड़ी देर के रिलीफ हो जाएगा, तो क्या बताओ अगली सर्दियों में जाग जाए। क्योंकि कई हमने ऐसे देखे हैं कि वो, अगर आपको चोट लगती है तो सर्दियों में जरूर जाग जाती है वो मसल पे। तो इस करके आप एक क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही इलाज कराएं। और बच्चों में आजकल झुक कर देखने की आदत बहुत है, क्योंकि फोन तो उनको पकड़ा जाता नहीं और घर वाले फोन नीचे रख देते हैं। तो बच्चे जो है उनको झुकने की आदत ज्यादा हो गई है। तो उसको आप एक्सप्लेन करें कि उससे क्या असर पड़ता है बच्चों पे। हाँ सर, ये जो बच्चे हैं मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें जो है अपना जो नेक है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब झुका के रखते हैं। अगर आप रिसर्च पढ़ें, अगर हम नेक पूरा झुकाते हैं तो 20 केजी का जो वज़न है, वो हमारी मसल्स पे पड़ता है, नेक मसल्स पे। अच्छा। 20 केजी, 20 किलो का वज़न जो छोटी-छोटी हमारी जो नेक की मसल्स हैं, उन पे पड़ता है। तो क्या उनकी हालत होती होगी? बिल्कुल। तो जिनके भी घर में बच्चे हैं, वो उनको फोन ना दिखाओ। एक तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है कि आप खाना खा रहे हो और बच्चों को फोन दे दिया आपने। और दूसरी बात कि उनकी ग्रोथ पे असर सबसे ज्यादा पड़ेगा, कि वो अच्छे से हाइट मेंटेन नहीं कर पाएंगे और मसल पे पेन आता रहेगा, तो सर्वाइकल जल्दी आने के आसार है उसमें, है ना? यस। और सर, मैंने पढ़ा था कि अगर आपको जीवन में कभी हेल्दी रहना है, तो आप सिर्फ 2 चीजें करें, एक स्विमिंग और एक स्किपिंग। उनसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यस। तो कितना सत्य है कि अगर हम सिर्फ स्विमिंग करें तो हमारे शरीर को फिजियोथेरेपी मिल जाएगी। देखिए, जो स्विमिंग है उसको हम एक्वा थेरेपी बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं फिजियोथेरेपी में। अच्छा। ये हमारा एक अलग ही कोर्स रहता है, मतलब कि इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें साइंटिफिक क्या चीज़ें हैं जो इतना ये यूज़फुल है। स्विमिंग सब करते हैं, वॉक सब करते हैं, मगर जो साइंटिफिक चीज़ है वो क्या है? स्विमिंग से हम जो अब हमारे पेशेंट्स हैं, हम उनको रिकवर करते हैं। उसमें उसका फ़ायदा क्या है? जो हमारे जॉइंट्स में प्रेशर पड़ रहा है वो कम होता है, हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मिलती है। पैरालिसिस पेशेंट
और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, सीपी चाइल्ड, हम उनको भी अपना सुपरविजन में पूरा उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो हाइड्रोथेरेपी है ये अब्रॉड में बहुत पॉपुलर है। देखिए अच्छा। उसमें ये होता है कि जो प्रेगनेंसी में हाइड्रोथेरेपी यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में बीपी शूट अप कर जाता है, और जिससे जो बीपी शूट अप करता है तो उसको मेडिसिन कोई दे नहीं सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन को। बिल्कुल। तो एक्वेटिक एक्सरसाइजेज उसको बहुत रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाती है। और जो आफ्टर लेबर में भी इसको यूज करते हैं एक्वेटिक थेरेपी को हम। और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको हम वाटर के थ्रू, एक्वेटिक थेरेपी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। जो मेरा ये वाला सवाल है कमिंग वाला, पूरे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है, और जो भी फील्ड में है, इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, कि सर पेन रिलीफ जो स्प्रे है वो किस प्रकार असर करती है बॉडी पे? देखिए पेन रिलीफ जो जेल है वो सेम एज हम जो गोली खाते हैं वो भी खाते हैं, वो एकदम से नहीं जाती है। तो क्विक रिलीफ जो है वो स्प्रे ही देता है। स्प्रे अच्छा। हम लगाते हैं, जो हमारी नर्व्स एंडिंग होती है उसको वो ब्लॉक कर देती है, जो पेन सेंसेशन को लेके जाती है ब्रेन तक उसको ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए वो क्विक रिलीफ मिल जाता है। आप पेन रिलीफ के साथ साथ कोल्ड थेरेपी भी ले सकते हैं। कोल्ड थेरेपी भी, किसी को इंजरी हुई है तो शुरुआत में ही आप कोल्ड Ice cubes थेरेपी वगैरह लीजिए। लगा हाँ जी, सकते हैं। आइसिंग कर सकते हैं, और 72 आवर्स से पहले। अच्छा। हाँ जी। सर आपसे बात करके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरे मेरे शरीर में दर्द है। तो मेरे दर्शकों को आप बताओगे रोजाना की जिंदगी में किन चीजों से बचकर हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? आप डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, और ये सारी चीजें से अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। तो नॉर्मल कार्डियो आप कर सकते हैं, कार्डियो से फिट रह सकते हैं आप। मगर आज की जो लाइफस्टाइल है वो डिजिटलाइजेशन हो गई है, उसमें डिजिटल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो उसमें आप क्या सलाह देंगे कि कितना यूसेज हमें करना चाहिए या किस प्रकार करना चाहिए? ये काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, वो भी कंप्लेन यही करते हैं कि हमारा रोज का जो कंप्यूटर पे बैठने का काम है, मोबाइल फ़ोन का काम है, कईयों के मार्केटिंग का काम होता है मोबाइल फ़ोन्स पे, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप उसको मॉडिफ़ाई कीजिए चीज़ों को। जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं देखना तो आप ऊपर करके देख सकते हैं। और जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो हम ऑफ़िसेज़ में जाते हैं तो कीबोर्ड और माउस जो है वो दूर होता है, हमारी चेयर के पास नहीं होता है। तो एवरी जॉइंट मस्ट बी ऑन 90 डिग्री। जो हमारा जॉइंट्स है वो हमारे बॉडी के क्लोज रहने चाहिए, पास अच्छा। रहने चाहिए। जितना दूर रहेंगे उतना हमारी मसल्स में टेंशन आएगी। तो हमें बचना है उस चीज़ से, हमें मॉडिफ़ाई करना है चीज़ों को। ये नहीं कि अपनी बोल दिया किसी ने कि नहीं, किसी ने भी बोल दिया कि नहीं ये छोड़ दो तो छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, हमें मॉडिफ़िकेशन करनी है, क्योंकि लाइफ तो जो उनका जॉब वर्क है वो उनका जॉब वर्क ही है। अभी मैं एक अपने दर्शक का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, शिमला से अखिल जी हैं। उन्होंने पूछा कि ब्रेन मैपिंग क्या है और ब्रेन मैपिंग की फिजियोथेरेपी कैसे मदद करता है? देखिए सर, ब्रेन मैपिंग जो होता है वो हमारा न्यूरॉन्स को, जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं। और ये आजकल पॉपुलर है, काफ़ी टाइम से पॉपुलर है, क्योंकि जो भी हमारी डिजीज़ है, वेदर जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो सारा उससे पता लगता है, और वो ज़रूरी भी होता है। इसमें ईसीजी, ईईजी आ जाती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सारा आ जाता है। इससे हम कैंसर का पता लगा सकते हैं, स्ट्रोक का पता लगा सकते हैं। जैसे पेशेंट को पैरालिसिस हुआ तो हमें नहीं पता वो हेमरेजिक है, उसमें अंदर ब्लीडिंग हो गई है या खून का धक्का जम गया है, ऐसे कोई भी अच्छा। बता नहीं सकता है बाहर, क्योंकि सिम्टम एक जैसे रहते हैं। पेशेंट गिर जाएगा एकदम से और धीरे-धीरे से हमें नहीं पता पड़ेगा। तो ब्रेन मैपिंग हमारे लिए एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी रहती है, तभी हमें पता लगेगा कि उसे है क्या, और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। आप हमारे दर्शकों को एक सरल प्रोसेस बता सकते हैं कि ब्रेन मैपिंग कैसे होता है? ब्रेन मैपिंग जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, मशीन्स के थ्रू ही होता है, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है ये सारा ना, तो उसी से ही ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आज का जो समाज है, या अगर हम बात करें जो लोग काम करते हैं, वो ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम पे कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनको सिटिंग प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि वो बैठ के काम करते हैं। कभी कोई कुर्सी पे बैठ के कर रहा है, कोई बेड पे बैठ के कर रहा है। तो जो सिटिंग वाली जॉब्स हैं उसमें जो होने वाली बीमारी है, उससे बचाव के लिए फिजियोथेरेपी कितनी मददगार होती है?
देखिए सर, जैसे जिसका ज़्यादा देर बैठने का काम है, उसको नॉट मोर देन ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा बैठना ही नहीं है। उसको खड़े होकर स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब खिंचाव देना है मांसपेशियों में, ताकि हर जो मांसपेशी है वो खुल जाए। ज़्यादा देर बैठना तो नहीं, बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप पीछे कुशन रख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा देर नहीं हम उठ नहीं सकते, हमारा काम ज़्यादा है, तो आप पीछे कुशन रखिए, प्रॉपर अपनी स्पाइन को सपोर्ट दीजिए। तो वही एक फैक्टर है जो हमें बचा सकता है। बाकी माइक्रो रेस्ट तो ज़रूर लेना ही लेना है आपने। छोटे-छोटे पीरियड्स में आप उठ जाइए, आप अपना बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। आजकल जो समय है उसमें पीठ दर्द और स्लिप डिस्क की बहुत ज्यादा कॉजेज सामने आ रहे हैं। मतलब आप उसको गिनती नहीं कर सकते, हर दूसरे बंदे को मेरे ख्याल से पीठ का दर्द या स्लिप डिस्क कॉमन है। तो उसमें उन लोगों को क्या सावधानी सावधानी करनी चाहिए पूरे जीवन भर के लिए। और ये आपका सर अस्त्र है, आप थैंक इसको दे के हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, स्लिप डिस्क होता क्या है, जो कहते हैं मन के आपके दब गए, डिस्क बाहर आ गई, तो उसमें होता क्या है, ये हमारे मन के होते हैं। इसके बीच में एक जो डिस्क होती है, जेली की तरह, आटे की लेवी की तरह होती है। अब जब हम ज़्यादा बैठेंगे तो ये मांसपेशियाँ हैं, जो मांसपेशियाँ जो टाइट होंगी तो ये मनकों को दबाएँगी। मनकों को दबाएँगी तो ये जो आटे की लेवी है वो इधर-उधर भागती है। अब ये देखिए, जो ये नसें हैं, ये आस-पास से निकल रही हैं इनमें से। तो L4, L5 ज़्यादातर डिस्क बोलते हैं, L4, L5 खिसक गई हमारी, तो ये खिसक के आगे नहीं आती है। अगर आप ऐसे झुकेंगे तो ये जो आटे की लेवी है पीछे की तरफ जाएगी और नसों को दबाती है, तो ये पूरा जंजाल होता है नसों का। ये कुछ तलियों तक जाता है, कुछ पट तक जाता है, कुछ थाइस तक जाता है आपके, तो ये अलग-अलग सिम्पटम्स क्रिएट करता है। डिस्क की प्रॉब्लम प्योरली जो हम एमआरआई में ही इसको देख सकते हैं। मसल्स जो ये नर्व्स हैं, ये भी काफ़ी फैक्टर से दब सकती हैं। हो सकता है मसल्स टाइट हो सकता है जॉइंट में दब रही हों। प्योरली जो डिस्क है वो हम इन्वेस्टिगेशन उसी से ही करते हैं, एमआरआई से ही सर। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, वो हमारा जो ये कर्व देख रहे हैं आप, थोड़ा-सा ये घुमाव है, ये खत्म होने लगता है। शुरुआत में कोई बोलता है कि मुझे पीठ दर्द है, हम सिंपल एक्स-रे कराते हैं। एक्स-रे कराएँगे, ये कर्व देखेंगे, ये कर्व कैसा है पेशेंट का। अगर ये सीधा हो गया तो इट मीन्स जो है मसल्स जो हैं वो टाइट हो गई हैं। मसल्स टाइट हो गई हैं, अगर उसने पेशेंट ने नहीं ध्यान दिया तो ये टाइट होते-होते ही मनकों को दबाने शुरू हो जाएँगी और डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकंड फैक्टर जो है वो इंजरी है। कोई भारी सामान एकदम से झटके से उठाया उसने तो वो डिस्क स्लिप कर गई। तीसरा फैक्टर होता है ट्रॉमा। कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उससे ये डिस्क एकदम से पीछे चली गई हो, उसमें फिर पैरालिसिस का भी डर रहता है कि हो सकता है एक टांग नहीं चल रही, दोनों टांग नहीं चल रही हैं, तो वो सारे फैक्टर स्लिप डिस्क में आ जाते हैं। अच्छा। और सर अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स पर्सन की, हाँ जी। तो मेरे एक भाई भी हैं मनु, उन्होंने 1-2 सवाल भेजे मेरे को। पहला सवाल कि उन्होंने बोला कि जो हम काम करते हैं, हमारा स्पोर्ट्स पर्सन प्रोफेशन है एक, तो हमारी और फिजियोथेरेपी का जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी का रिश्ता होता है कि स्पोर्ट्स में इंजरी जरूर होती है। तो स्पोर्ट्स में अगर इंजरी हो तो फिजियोथेरेपी कितनी लाभदायक होती है? देखिए सर, जो फिजियोथेरेपी है वो आपने ठीक बोला कि एक रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे आप क्रिकेटर, आज आप सब क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं। एक आपने मैच देखा होगा ग्लेन मैक्सवेल का, बिल्कुल जी। उनको क्रैम्प्स आए थे, उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए। सेमीफाइनल वो मैच हाँ, वो जिसमें कैसे बनाए उन्होंने? उनको आप और हमें क्रैम्प आ जाए, मैं शर्त लगाता हूँ हम अपना टांग सीधी भी नहीं कर सकते हैं, मगर वो क्रैम्प के बावजूद 200 रन उन्होंने बनाए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक फिजियोथेरेपिस्ट था। उसको पता है मांसपेशियों की कंडीशनिंग कैसे करनी है। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक झोला छाप मालिश वाले में और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट में, कि उसमें क्या चीज हमें करनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल है ऋषभ पंत जी। ये तो जो माने हुए हैं, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक्सीडेंट भयानक इतना हुआ, वो नॉर्मल नहीं हुए, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे आए हैं। नॉर्मल होते तो हम बोलते कि हाँ बंदा चल रहा है फिर रहा है, वो उस स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वो रिहैबिलिटेशन हुई है उनकी ना। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एक अलग ही प्रोसेस होता है। ऐसे ही मैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट नहीं, आप कबड्डी ले लो, आप कोई भी गेम ले लो, लिगामेंट्स टीयर होते हैं और वो दोबारा फिर स्पोर्ट्स की ओर चले जाते हैं। वो प्रोटोकॉल ही ऐसा होता है रिहैबिलिटेशन का कि वो कोई भी नहीं कर सकता, नॉट इवन अ डॉक्टर।
ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के ही पास होती हैं सारी अच्छा, चीज। मगर सर फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो तो लिगामेंट्स पे काम करता है, तो अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें भी फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होती है। यस बिल्कुल, फ्रैक्चर हो गया तो उसके पहला जो होता है, हमने एक्सरे कराया, पेशेंट फाइंडिंग्स आई कि उसका बोन फ्रैक्चर है, तो ऑर्थोपेडिशियन को हम रेफर करते हैं। वो अगर पीओपी लगना हो या उसकी सर्जरी होनी हो जाता है, फिर पोस्ट फ्रैक्चर हमारा काम स्टार्ट होता है। उन्होंने हड्डी जोड़ दी, अब जो मसल्स की एट्रोफी हुई है, एक ही पोजीशन में रखा हुआ है उसको अपने हाथ और बाजू को, तो उनको खोलने की प्रक्रिया होती है, वो सारी फिजियोथेरेपिस्ट की होती है। उसमें फिर धीरे धीरे हम जॉइंट्स को खोलते हैं, मांसपेशियां, अगर 1 महीना आपकी बाजू ऐसे पड़ी रही है तो उसमें जो मांसपेशियां वो भी टाइट हो जाएंगी, जो जॉइंट्स हैं वो भी टाइट हो जाएंगे। जॉइंट्स टाइट होंगे, उनको खोलने के लिए फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की हेल्प मिलती है, और फिजियोथेरेपी से ही होता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई और अगले दिन बाजू चलेगी या 10-15 दिन बाजू खुल गई। एक सर हम बात करें तो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है घुटनों का। मैं अगर आपको अपने घर की बात करूं तो मेरे चाची जी हैं, उनको भी घुटने में गैप आ गया, या इधर की बद्दी की देसी भाषा में बोलूं तो ग्रीस कम हो गई है घुटनों की। तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह हेल्प करता है और वो क्या कारण होता है जी? देखिए सर, मैं इस मॉडल से समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी ग्रीस होती है वो एक तरह का पानी होता है घुटनों के अंदर। ये वाली हड्डी होती है हमारी जांघ की, और ये वाली हड्डी होती है हमारी नीचे वाली। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वजन बढ़ता है, और ये वियर एंड टियर थ्योरी बोलते हैं, धीरे धीरे ये घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है। बढ़ावा किस चीज से मिलता है? ज्यादा वजन हो, ज्यादा हम सिटिंग में बैठे, ज्यादा देर बैठेंगे, मसल जो है वो अकड़ जाएंगी, अकड़ेंगी, और गैप कम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसका शुरुआती दौर में हमें पता लगता है कि आवाज आती है घुटनों से, मतलब पेशेंट बोलता है कि मेरे गोड्डे से आवाज आ रही है। अच्छा, तो आवाज आना एक सिम्टम शुरुआती दौर में पता लग जाता है कि घुटनों में कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो वीक हैं, और उसकी वजह से ये गैप कम हो जाता है। अक्सर हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमारे गोड्डों में गैप आ गया है, एक्सरे में डॉक्टर बोल रहे हैं गैप आ गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि गैप आता नहीं है, गैप कम होता है। गैप आएगा तो अच्छा है कि मूवमेंट में हमें इजी रहेगा, इसके बीच में बहुत अच्छा गैप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, गैप खत्म हो जाता है, गैप धीरे धीरे कम होता है, और इसके लिए फिर बाद में ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं, अगर ये हड्डियां जुड़ गई, तो फिर ऑपरेशन ही है लास्ट में। और अगर हम दर्शकों को बताएं कि फिजियोथेरेपी आप घर में कर सकते हैं, इसके लिए तो 1-2 एक्सरसाइज सर कोई? हाँ जी, जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं, इसकी क्वाड्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, जो घुटने की आगे की मांसपेशियां उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक्सरसाइज इजीली घर में भी कर सकते हैं, आप वर्क स्टेशन पे भी कर सकते हैं। कुछ ये नहीं है आपको पार्क में जाना है या कहाँ, आप बैठे बैठे भी इसकी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइजेज है। ये जितनी भी हमने सर बीमारियां बताई, आप जैसे हमारे दर्शक जो हैं वो कई दूर दूर के हैं, तो उनको आप कॉलिंग के माध्यम से थोड़ा उनका सहायता कर सकते हैं उसके बारे में? यस, इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे जो हमारी एसोसिएशन थी, उसने जो विडोज थी और आर्मी से थे, उनके लिए फ्री एक लाइन चलाई थी, तो आप कॉलिंग से भी आप उन पे ले सकते हैं। उसका भी आप लिंक मैं चाहूंगा कि आप शेयर कर दें, बिल्कुल जी, आगे बिल्कुल। के लिए उनको भी फायदा हो सके। मैं अपने शुद्ध टॉक्स के वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सर का लिंक और सर के डिस्क्रिप्शन, सर का फोन नंबर सब इसमें डाल दूंगा। उसमें कॉलिंग टाइम भी जरूर डाल दूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कॉलिंग टाइम होता है, हर एक प्रोफेशनलिस्ट बंदे का एक कॉलिंग टाइम होता है, प्राइवेट टाइम को छोड़ के, जिसमें आप उनको जो आपकी दिक्कत है वो समझा सकते हैं और उनको डॉक्टर साहब ठीक करेंगे। इसके बाद सर अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो एक दर्शक है अंश, वो कहते हैं कि मेरे भाई का मुंह टेढ़ा हो गया है, तो उसमें क्या हम ये समझें कि उनको लकवा मार गया है कि वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा? हाँ जी सर, ये आजकल काफी पेशेंट्स भी आते हैं, वो यही पूछते हैं जिनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि उसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं। बेल्स पैल्सी होता है, कॉमन हो गया है, आप सुबह उठेंगे आपका मुंह एक साइड चला जाएगा, और पेशेंट डर जाता है, सोचता है मुझे लकवा मार गया। अच्छा, मगर लकवे से वो बहुत चीज अलग होती है। हमारी जो सिर की नसें हैं वो 12 पेयर होती हैं, 12 नसें होती हैं, उसमें से जो 7वीं नस होती है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने से हमारा मुंह एक साइड चला जाता है, और दूसरी साइड लकवा है। लकवा बिल्कुल अलग है। लकवा हमारा बीपी बढ़ा, रेज किया और दिमाग में चला गया, नस जो जो एम्बोलस है, जो एक खून का कतरा है, हार्ट से भी निकल सकता
सकता है या बॉडी से कहीं से भी आ सकता है, वो ऊपर जाके फंस गया या ब्लीड हो गया तो उससे लकवा हो जाता है। बेल्स पैल्सी में रिकवरी जो है वो 90 टू 100% आती है, अच्छा। और जो लकवे में है वो हमारा रेजिडुअल रहता है, चाहे आप फिजियोथेरेपी कराएं चाहे मेडिकेशन करें। कुछ एक पेशेंट में जो है 100% रिकवरी आ जाती है, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पेशेंट जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज में, दिनचर्या में चला जाता है। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स और फिटनेस का ट्रेंड जो है ना आजकल अपने युवा में इतना चल गया है कि आप पूछो मत। अगर हम बात करें, रिसेंटली कई एक्ट्रेसेस हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अनुष्का शर्मा जी भी हैं उसमें, जो प्रेग्नेंट होने के टाइम पे वो एक्सरसाइज करती थी, फिजियोथेरेपी लेती थी। तो आप उसमें बताना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कितनी हेल्पफुल होती है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए? देखो सर, जैसे मैंने बोला था, वोम टू टोम हर एक चीज में फिजियोथेरेपी जो है वो अप्लाई होती है। जी। अब वो जो फिजियोथेरेपी है वो एंटीनेटल में भी, पोस्ट नेटल में भी यूज होती है। एक प्रेगनेंसी है जो वो ऐसा क्षण होता है औरत के लिए और उसके फैमिली के लिए जो खुशियों भरा होता है। बिल्कुल। और हार्मोन्स उस जो प्रेगनेंसी से पहले हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो अगर आगे आगे टमी को देखें, टमी के आगे आप यहाँ पे अगर प्रेशर है तो इसका सारा जो फोर्सेस होते हैं वो बैक में होते हैं, ये जी। बात नॉर्मल है। और उसमें जो है वो फिजियोथेरेपी ही काम आती है और कोई मेडिसिन नहीं है। और ये जो कीगल एक्सरसाइजेज जो नॉर्मल है, कीगल एक्सरसाइजेज हम कराते हैं, जो उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, नीचे की मसल्स होती हैं, वो लूज हो जाती हैं, यूरिन पास होना, ये सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो फिजियोथेरेपी से ही हम वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो गई, जब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद सिजेरियन सेक्शन हुआ। अगर नॉर्मल हुआ तो भी उनको डे टू डे लाइफ में लाना है, अगर सिजेरियन होगा तो उसमें भी उसको टाइम चाहिए रिकवर होने में, जो भी उसकी बैक पेन रहेगी। और उसके बाद आ जाता है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है, ये हमारे पास नॉर्मल है। अच्छा। मदर ब्रेस्ट फीड कराती है, एक साइड में लेटती है, तो उसको यहाँ पे पोस्चर रिलेटेड इश्यू आते हैं, 100% आते हैं। जी। तो फिजियोथेरेपी बच्चे के पैदा होने से बच्चे के होने तक सभी में फिजियोथेरेपी जो है वो यूजफुल है। ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज का नाम ले ही लिया, कीगल एक्सरसाइज, तो मेन में कितनी हेल्पफुल होती है? मेंस में भी यूजफुल रहती हैं, क्योंकि जो जनरल आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो सुबह सुबह जो जनरल स्ट्रेचिंग है वो आप कर सकते हैं। शोल्डर की मूवमेंट्स आप घुमा के कर सकते हैं। जो आइसोमेट्रिक्स होती हैं नेक की, वो सारी एक्सरसाइजेज आप ऐसे ऐसे दबाकर, ऐसे जो सारी एक्सरसाइजेज है वो सारी रिपीट कर सकते हैं। हमने डॉक्टर साहब कॉज के बारे में बात कर ली, क्योर के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन के बारे में, कि अगर आप इस फिजियोथेरेपी को प्रोफेशन चूज करते हैं तो उसमें आपको कितनी उपलब्धि मिल सकती है? हमारे देश के युवाओं के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए आप एक मैसेज दें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और इसमें कितना आगे तक जा सकते हैं? सर देखिए, जो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो +2 से होता है। +2 मेडिकल से होना चाहिए। उसके बाद जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो अब प्योरली नीट के थ्रू होता है। अच्छा। नेशनल काउंसिल ऑफ एलाइड हेल्थ है, उसने ये एक्ट पास किया था 2021 में। ये उसमें जो क्रेडेंशियल आवर्स है, 3600 घंटे आपने पढ़ाई करनी है। और बैचलर डिग्री होती है 5 साल की आफ्टर +2। 5 साल की पढ़ाई में 1 साल जो है वो रोटेटरी कंपल्सरी जो रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, किसी मल्टी स्पेशलिटी 150 बेडेड में आप ये इंटर्नशिप करनी होती है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद जो है आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। मास्टर्स के लिए बहुत सारी है, पीडियाट्रिक्स बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट, आईसीयू में कार्डियो के बन सकते हैं, ऑर्थो के बन सकते हैं, न्यूरो के बन सकते हैं। इवन दो आप जो है जीडेटिक आजकल चला हुआ है, अब हम जो फिजियोथेरेपी डे मनाएंगे, फिजियोथेरेपी वीक, ये शिमला में मनाया जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, 8 सितंबर से 13 सितंबर तक हम ये फिजियोथेरेपी वीक मनाएंगे, जिसमें हम ओल्ड एज की जो पूरा असेस करके उनको सेवाएं देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगेगा वहां पे शिमला में। हाँ जी। तो हम उसमें भी आपका कर सकते हैं। और मास्टर्स हो गया, पीएचडी आप इसमें कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं। इवन जो हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है एकेडमिक्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए, और जो क्लिनिशियन है आपको पूरा नोमेनक्लेचर डिसाइड हो गया है।
तो आपको पूरी इसकी जो कैंप लगने वाला है 8 सितंबर से 13 सितंबर तक शिमला में, उसकी पूरी डिटेल्स भी दी जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर साहब, बात करते करते मैं एक चीज भूल गया कि एक हमारे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पट्टी बांधना। कोई अलग अलग कलर की होती है मगर व्हाइट कलर की उसमें ज्यादा मेन होती है, जो सबसे ज्यादा लोग पहनते हैं। तो उसमें टेपिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में? तो देखो सर, स्पोर्ट्स जो है वो हम उसमें भी टेपिंग यूज करते हैं, जनरल पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये काफी टाइप्स की होती हैं। रिजिड टेपिंग होती है, केटी टेप होती है, मैं लाया भी हूँ। ये केटी टेप है जो कि सिंपल एक कट होता है। लगाने को तो ये कोई भी लगा सकता है, मगर इसमें भी इसकी जो कोर्सेज हैं, जो हमारा छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो करके हम इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसे मैंने कि बताया था, कोई लिम्फ हमारे सूजन आ गई है और उसमें हम यूज कर सकते हैं। जॉइंट्स को स्टेबिलिटी के लिए, पेन को कम करने के लिए इसमें वाई कट होता है, यू कट होता है, फैन कट होता है, वेब कट होता है, बहुत सारे कट होते हैं जिसको हम मैं बोलूंगा कि आप उनको इमेजेस के थ्रू आप दिखाएं भी ये बिल्कुल। टेपिंग कैसे की जाती है। ये भी एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ही आती हैं सारी चीजें। ड्राई नीडलिंग हो गया, टेपिंग हो गया, और ये स्पोर्ट्स में तो आजकल बहुत चली हुई है, आपने भी देखा होगा कबड्डी वगैरह में ये बहुत यूज करते हैं। हाँ जी। तो थैंक यू सर इतने इम्पोर्टेंट सेशन के लिए, क्योंकि आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हमारे सेशन में रखी, हमारे पॉडकास्ट में रखी। और लास्ट में एक छोटा सा उपहार हमारी पूरी टीम की तरफ से रहता है, हमें आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अंत में मैं आपको पूरी डिटेल्स एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब की पूरी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, इनके क्लिनिक के बारे में, अगर आपको कॉलिंग के थ्रू सुविधा चाहिए उसके बारे में पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और जो सर की टीम कैंप लगाने जा रही है शिमला में 8 सितंबर से 13 सितंबर तक, उसकी भी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो आप ऐसे ही देखते रहें, डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ें, उसमें सारी डिटेल्स दी जाएगी। और थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शुद्ध टॉक्स को, और ऐसे ही आगे आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।